इस लेक्चर का पर्पस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझना है। इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सेकेंडली, वी वुड लाइक टू लुक इनटू द टाइमलाइंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कि कहाँ पर पहले हुआ और किन इंडस्ट्रीज़ में पहले हुआ। थर्डली, वी वुड ऑल्सो लाइक टू अंडरस्टैंड कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ही पहले क्यों हुआ, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने में मदद की। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है। तो आप आज के टाइम में देखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फैक्ट्री बेस्ड होता है। सारा का सारा प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ में होता है। हर आदमी जो काम करने जाता है वो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री या एक ऑर्गेनाइज सेटअप में काम करने के लिए जाता है। वहीं पर अगर आप देखिए, जैसे कंपेयर कीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो एक फैक्ट्री बेस्ड जो कि शर्ट बना रहा है तो वो लाखों के शर्ट डेली बनाता है। वहीं पर अगर आप एक इंडिविजुअल दर्जी को देखिए तो वो क्या होता है, डेली के बेस पे 2-3 शर्ट बनाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल हाउस होल्ड बेस्ड प्रोडक्शन का एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को ओवरकम करते हुए फैक्ट्रीज जो है एक मास प्रोडक्शन करता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ की पहले प्रोडक्शन हाउस होल्ड बेस्ड था, यानी कि एक घर के अंदर बनता था, लिमिटेड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बनता था, वहाँ से प्रोडक्शन इंडस्ट्री या फैक्ट्री में ले जाना, जहाँ की मास स्केल पर प्रोडक्शन होता है और कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोडक्शन होता है, इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन वेयर अर्लियर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन वॉज फैमिली। पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन बिकेम फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। स्मॉल हाउस होल्ड बेस्ड प्रोडक्शन से फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि टाइमलाइंस क्या हैं। टाइमलाइंस के सेंस में अगर देखें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में आया। सबसे पहले कहाँ है? इंग्लैंड में। हालांकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वर्ल्ड के बाकी के पार्ट्स में भी फैला, लेकिन ये जो है इंग्लैंड से जो फैला है बाकी के पार्ट में, इसमें काफ़ी टाइम गैप है। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक देयर आर 2 phases ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वन इज फेज 1 एंड सेकेंड इज फेज 2। तो इतना टाइम गैप है कि हम ये मान सकते हैं कि इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो पहला फेज है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जब हुआ तो वो दूसरा फेज है। इतना टाइम गैप है। और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में यूजुअली फेज 1 में 1750 से 1850 का पीरियड माना जाता है, जबकि फेज 2 1850 ऑनवर्ड्स, 1850 ऑनवर्ड्स माना जाता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आप देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंट है। इसी के साथ एक चीज़ जो हमारा स्टैब्लिश हो जाता है वह हो जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मिड 18th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, जिसने कि ओवर पीरियड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी अफेक्ट किया है। इंग्लैंड वॉज क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आप टाइप ऑफ इंडस्ट्री की भी बात करें तो फेज 1 में जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो टेक्सटाइल एंड कॉटन।
तो ये कपड़े वाले एरिया में पहला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है, वो जो जिसने इस इंडस्ट्री को अफेक्ट किया है, वो कौन सी है? टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्री है। ठीक है, लेकिन जब फेज 2 आएगा, ये बात ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि फेज 2 में इंग्लैंड बाहर हो गया, इंग्लैंड भी इसका पार्ट है, बट ये इस समय वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी फैल चुका है, खास करके यूएसए, जर्मनी, जापान एंड अदर कंट्रीज, राइट। बट ये एक लैग के बाद हुआ है। तो पहला फेज जो था इंग्लैंड में, वो टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्री में बूम को शो करता है, या ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्री का था इन द फैक्ट्री सेटअप। जबकि फेज 2 में जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इसमें इस इंडस्ट्री के अलावा आयरन, कोल, स्टील, इन इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक और जो डिफरेंस है फेज 1 और फेज 2 के बीच में, वो है इस पीरियड में जो एक्सपेंशन था, फेज 1 जो था वो स्लो था। मतलब कि ग्रोथ या पिकअप जो था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था, इस पीरियड में काफ़ी स्लो था। धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट्स बन रहे थे। ठीक है, अर्बन सेंटर्स एक एक करके फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, काफ़ी स्लो प्रोसेस था। जबकि ये पीरियड क्या था? काफ़ी फास्ट था। ठीक है, ये पीरियड जो है लेबर इंटेंसिव था, जबकि ये पीरियड कैपिटल इंटेंसिव था। ठीक है, तो हमने टाइमलाइंस देख ली, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन मिड ऑफ 18th century, around 1750 onwards. It started in England. Only in the later phase or in the second half of 19th century, rest of the world also caught up, जहाँ की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूएसए, जर्मनी वगैरह में स्टार्ट हुआ है। Initially, industrial revolution only came in textile sector. Later on, it caught up in iron, coal and steel industry. Initial phase of industrial revolution was slow, labor intensive, while in the later phase, industrial revolution became fast paced and capital intensive. यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, एक जस्ट एक कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि 1880s में यूके यानी कि इंग्लैंड का प्रोडक्शन ऑफ आयरन वाज डबल देन 2 times यूएसए, और जस्ट 20 साल बाद यूएसए का आयरन का प्रोडक्शन वाज 2 times यूके। तो जो मैं फास्ट पेस की बात कर रहा हूँ ना, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है यूएसए और जर्मनी और जापान में, इनका पेस काफ़ी इनका पिकअप काफ़ी फास्ट था, राइट। सोचिए 20 साल के पीरियड के अंदर यूके एक टाइम पर जो यूएसए से डबल आयरन प्रोड्यूस कर रहा था, वो एक नेक्स्ट 20 ईयर्स बाद आधा प्रोड्यूस करने लगा। ठीक है, सेम वॉज द केस विद जर्मनी। जर्मनी हालांकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में लेट स्टार्ट हुआ था, और उसके लेट स्टार्ट होने का कारण क्या था कि उस वक्त जो था जर्मन यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। जर्मन यूनिफिकेशन खुद ही जो है 1850s के बाद हुआ है। ठीक है, तो जर्मन यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो लेकिन जब एक बार यूनिफिकेशन हो गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो वो इतना स्टीप था कि आप ये सोचिए कि जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का वॉर था, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंपटीशन का वॉर था बिटवीन इंग्लैंड एंड जर्मनी। तो इकोनॉमी के स्केल में, प्रोडक्शन के स्केल में कहीं ना कहीं जर्मनी उस वक्त इंग्लैंड को टक्कर देने लगा था। तो पेस कितना फास्ट होगा जर्मनी के इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ये आप इस चीज़ से रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बताना था टाइमलाइंस के सेंस में। अब हम देखने जाएंगे कि व्हाई इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड।
तो इंग्लैंड में होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंग्लैंड का सेटअप कैसा था। तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड जो था आपका कैसा था, रूरल सेटअप था। एग्रीकल्चर जो था प्रोमिनेंट एक्टिविटी था, और कहीं कहीं लोकलाइज लेवल पे आर्टिसन लोग होम बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, जस्ट बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया। जिसको कि क्या कहते हैं, इनक्लोजर मूवमेंट कहते हैं। इनक्लोजर का मतलब क्या होता है, घेराबंदी या बाड़ाबंदी, राइट। तो क्या हुआ कि इस पीरियड में कुछ कुछ बड़े लैंडलॉर्ड्स ने छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स या छोटे छोटे फार्मर्स का ज़मीन खरीद लिया, और क्या क्या अपने फार्म को काफ़ी बड़ा बना लिया। इस फार्म को बड़ा बनाने से क्या हो गया कि एक तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल होके एफिशिएंसी भी आ गई। अब वो लोग क्या कर रहे थे, न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह या मशीन्स वगैरह का यूज़ करके बेटर प्रोडक्शन कर रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक तरह से वेल्थ जनरेशन भी हुआ, और एक तरह से साइंटिफिक टेम्परामेंट तो बिल्डअप हुआ ही। ठीक है, लेकिन जो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि जब इंक्लूजर मूवमेंट हुआ तो कई सारे छोटे लैंडलॉर्ड्स या छोटे फार्म ऑनर्स क्या हो गए, वो फ्री हो गए लैंड से। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो अब उनके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। तो इंक्लूजर मूवमेंट के कारण लेबर की अवेलेबिलिटी जो है वो अवेलेबल हो गया, और ये लेबर जो है अर्बन सेंटर्स में जाकर क्या कर सकता था, अर्बन सेंटर्स में जाकर ये काम कर सकता था। तो हम जानते हैं कि अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल या पूंजी, और एक तरह से नॉलेज। ये एक तरह से क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो जो इंक्लूजर मूवमेंट था उसने क्या किया, ढेर सारा लेबर को फ्री अप कर दिया, जो कि आगे जाके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मदद करेगा। तो ये था कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट थिंग जिसने कि इंग्लैंड में मदद किया वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने में, वो था देयर वाज एन सीरीज ऑफ इनोवेशंस, इंटरलिंक्ड इनोवेशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ इनोवेशन किस सेक्टर में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो अब हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया। तो क्या होता है, जनरली क्या होता है, वीविंग अगर आप देखिएगा तो इसमें कुछ क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होते हैं, किसी भी कपड़े को आप देखेंगे, और कुछ क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। तो इसके इंटरलिंकिंग को ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो बिफोर फ्लाइंग शटल ये जो इंटरलिंकिंग का प्रोसेस है ये हाथ से करते थे। तो हाथ से करिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया, जिसके मदद से क्या होता था, ये जो इंटरलिंकिंग का प्रोसेस है वो क्या हो गया, एक तरह से ऑटोमेटेड हो गया। तो इसमें क्या करते थे कि एक कुछ इस तरह का ये इसका स्ट्रक्चर था, और इसमें क्या होता था कि आप यार्न डाल देंगे, इसमें आपने अगर यार्न डाल दिया तो ये क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मूव करता रहेगा। ठीक है, ये आपका वर्टिकल्स यार्न है, और ये हॉरिजॉन्टल इंटरलिंकिंग के लिए फ्लाइंग शटल क्या करेगा, एकदम एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा। तो ये जो पहले हैंडमेड वीविंग था इसको इसने रिप्लेस कर दिया। तो क्या हो गया, ऑलमोस्ट वीविंग का स्पीड जो है वो दुगना हो गया।
ठीक है, तो फ्लाइंग शटल का ये काम था, तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल का इन्वेंशन किया। अब क्या हुआ, वीविंग की स्पीड इतनी बढ़ गई कि यार्न इतना जल्दी से नहीं आ रहा था। तो नेक्स्ट इन्वेंशन जो है वो यार्न के एरिया में हुआ, जहाँ की जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तो पहले क्या होता था कि तकली जो होता है उससे आप जो है क्या कर रहे हैं, यार्न बना रहे हैं, तकली ऐसा कुछ दिखता है, फिर आप यहाँ पे रुई से इसको स्पिन करके आप उससे यार्न बनाते हैं, तो काफ़ी स्लो था यार्न का प्रोडक्शन। अब स्पिनिंग जेनी आने के बाद से क्या हो गया कि ये जो स्पिनिंग का काम है वो हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, और क्या हो गया कि धागा अपने आप जो है बनना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये है स्पिनिंग जेनी, तो इससे यार्न का प्रोडक्शन बढ़ा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या हुआ कि रिचर्ड आर्कराइट ने, किसने, रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बनाया। वाटर फ्रेम क्या करता था, तो मूविंग वाटर को टैप करके, उससे एनर्जी को टैप करके वो जो था मैकेनिकल मोशन प्रोवाइड करता था। तो फॉर एग्जांपल चाहे फ्लाइंग शटल हो या स्पिनिंग जेनी हो, अभी भी फ्लाइंग शटल को चलाने के लिए और स्पिनिंग जेनी चलाने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती थी। बट रिचर्ड आर्कराइट ने ऐसा किया कि अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसके मदद से कैसे रोटेटरी मोशन या मैकेनिकल मोशन आप पैदा कर सकते हैं, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया रिचर्ड आर्कराइट ने। अब क्या हुआ कि ये स्पिनिंग जेनी हो गया, हाथ से फैब्रिक बनाने का, वाटर फ्रेम हो गया, वाटर से एनर्जी निकाल के एक पॉसिबिलिटी है मैकेनिकल रोटेशन का। इन दोनों के काम को एक तरह से कंबाइन कर कर सैमुअल क्रॉम्पटन, इन दोनों के काम को कंबाइन कर कर सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया। तो जो वाटर की एनर्जी को हार्नेस करके क्या बनाएगा, यार्न बनाएगा। अब इस स्पिनिंग म्यूल के कारण क्या हो गया कि जो यार्न बन रहा है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि मैकेनिकली बन रहा है। दूसरा, ज़्यादा स्ट्रेंथ है क्योंकि उसमें क्या होगा, यार्न में जितना ज़्यादा आप रोटेशन देते हैं उतना ज़्यादा यार्न का स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो वो दे पा रहे थे और फास्ट प्रोडक्शन हो गया। अब क्या हुआ कि वीविंग के एरिया में, अभी तक ये यार्न के एरिया में डेवलपमेंट है, वीविंग के एरिया में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम बना दिया। मतलब वीविंग अब जो है पावर से होगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके बाद से क्या होगा, वीविंग का प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो भी इन्वेंशंस हैं ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे जॉन के का इन्वेंशन हो फ्लाइंग शटल, जेम्स हारग्रीव्स का हो स्पिनिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट का हो वाटर फ्रेम, या सैमुअल क्रॉम्पटन का हो स्पिनिंग म्यूल, और एडमंड कार्टराइट का हो पावर लूम। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेंशंस हैं ये केवल यहीं लिमिटेड रहे, ये और भी अदर पार्ट्स में फैले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्वेंशन जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो है इन्वेंशन इन द एरिया ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन।
तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से क्या होगा, सामान बाहर जा सकेगा, सामान जो है रॉ मटेरियल बाहर से आ सकेगा, तो एक तरह से बेटर इंटीग्रेशन होगा, कमर्शियल इंटीग्रेशन ज़्यादा अच्छा होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहला अगर आप देखिए तो क्या हुआ, रोड्स पहले क्या होते थे, कच्चा होते थे, तो बारिश हुई नहीं कि वहाँ पे कीचड़ हो गया और फिर कोई भी गाड़ी, बैलगाड़ी या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का कैरियर जो है वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसमें फंस जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए मैकएडम रोड का कॉन्सेप्ट दिया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े बड़े आप पत्थर लीजिए, उसको बिछा दीजिए सॉइल के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर एंड सैंड से आप उसको भर दीजिए। तो अब क्या होगा, अगर बारिश भी होगी तो पानी नीचे चला जाएगा, और इनके चूंकि बड़े पत्थर और बालू हैं तो इसके कारण से इसके ऊपर से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। तो इवन रेनी सीजन में आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो ये था पहला मैकएडम रोड। दूसरा क्या है, कैनाल। कई कैनाल बनाए गए, कैनाल्स के मदद से क्या हुआ कि वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हमेशा सस्ता होता है, तो कैनाल्स बनाए गए। ठीक है, उससे क्या हुआ, लंदन के अंदर कई आर्टिफिशियल कैनाल बनाए गए और इससे कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। फिर क्या किया गया, रेल लाइन बिछाई गई, उससे भी कनेक्टिविटी फिर से बढ़ेगा। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि रेल लाइन और कनाल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस केवल इंग्लैंड के ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं है, बल्कि यूएसए के भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम देखते हैं कि कैनाल्स और रोड कनेक्टिविटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि यूएसए या कहीं भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो तो वहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो कैसे मटेरियल ट्रांसफ़र होगा, रॉ मटेरियल आएगा, कैसे प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अच्छे होने से क्या है, वर्कर्स आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से एक जगह। ठीक है ना, तो वो मूवमेंट का फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। इंडिया के आज के टाइम में जब हम बात करते हैं कि वाई इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा पिकअप नहीं किया है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण तो एक हम देते ही हैं, ट्रांसपोर्टेशन या इंटरकनेक्टिविटी का एब्सेंस। तो ट्रांसपोर्टेशन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। इसके अलावे भी कई और फैक्टर्स थे जो हम लोग को देखना है। अब क्या होता है, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो आपको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, कई टाइप के रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्या है कि हम लोगों ने देखा कि क्या था, वाटर फ्रेम बनाया गया था जो कि मूविंग वाटर के एनर्जी को टैप करता था। तो इसका मतलब आपको आसपास क्या चाहिए, वाटर पावर चाहिए, यानी कि क्या, रिवर्स वगैरह चाहिए। वाटर का सोर्स चाहिए, तभी तो आप वाटर को मूव करा के उससे आप एनर्जी निकाल पाइएगा अगर आपको वाटर फ्रेम चलाना है तो। मशीन बनाना है, ये सारे जो मशीन हम लोगों ने बात किया, चाहे वो फ्लाइंग शटल तो नहीं, खैर स्पिनिंग जेनी हो, वाटर फ्रेम हो, स्पिनिंग म्यूल हो, पावर लूम हो, ये सब क्या है, काफ़ी बड़े बड़े हैं। और इन सबको मशीन्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आयरन की अवेलेबिलिटी चाहिए, आयरन ओर वगैरह चाहिए, आपको कोल चाहिए एनर्जी के लिए अगर पावर से आप चलाना चाहते हैं। साथ में आपको क्या है, पास में अगर आपको बाहर भेजना है, क्योंकि केवल इंटरनल तो कंजम्पशन से काम चलेगा नहीं, आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो आपको हार्बर चाहिए, और आपको बेटर इंटरनल कनेक्टिविटी चाहिए। तो ये सारे जो रिसोर्स हैं अगर आप इंग्लैंड में देखें तो ये सब रेडिली अवेलेबल थे। इंग्लैंड चारों बगल पानी से घिरा हुआ है, साथ में उन लोगों ने कैनाल वगैरह डेवलप किए थे, आयरन ओर हो, कोल हो, ये सारा अवेलेबल था, और हार्बर एंड कनेक्टिविटी भी अवेलेबल थी। तो इन सब का एडवांटेज भी इंग्लैंड को मिला एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। नेक्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी।
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि आपको जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उससे क्या होगा, मास प्रोडक्शन होगा। मास प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए मास कंजम्पशन भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की इकोनॉमी जो थी वो एक्सपेंडिंग इकोनॉमी थी। तो क्या था, डोमेस्टिक कंजम्पशन था। साथ में क्या था, इंग्लैंड जो के पास कई सारी कॉलोनीज थी। कॉलोनीज क्या करते थे, एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे और दूसरा मार्केट प्रोवाइड करते थे। ठीक है, और ये कॉलोनीज का ही वॉर था जो कि वर्ल्ड वॉर वन में लीड किया। हुआ क्या था कि जर्मनी तो लेट से स्टार्ट किया था जैसा कि हमने देखा, लेकिन उसका पिकअप फास्ट था। तो बाय 1900 के टाइम पर जर्मनी अपने आप को इंग्लैंड के कंपेरेबल मान रहा था। और क्या हो रहा था, अब दोनों जो है रॉ मटेरियल एंड मार्केट के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो इंग्लैंड तब तक काफ़ी लंबे टाइम से चूंकि कॉलोनाइजेशन के फील्ड में था, तो उसने कई सारे एरियाज को कॉलोनाइज कर रखा था, अफ्रीका को, इंडिया को, इन सबको कॉलोनाइज कर रखा था। बट जर्मनी जो था उस वक्त कॉलोनाइज नहीं कर पाया था। तो जर्मनी कहीं ना कहीं उस कॉलोनाइजेशन के फील्ड में घुसना चाह रहा था, जिसके कारण कि वर्ल्ड वॉर वन हुआ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं कॉलोनाइजेशन के लिए वॉर को लीड किया, विच लेड टू वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, इसके अलावे क्या था, बैंकिंग फैसिलिटी काफ़ी बढ़िया थी। अब आप मान लो कि जो हम बात कर रहे थे, चाहे कोई भी इन्वेंटर हो, तो क्या कर रहे थे, बिजनेसमैन उनको स्पॉन्सर कर रहे थे, जस्ट लाइक आज के दिन में करते हैं ना, अवार्ड देते हैं। तो उसी तरह से बैंक एंटरप्रेन्योर्स वगैरह जो भी इन्वेंटर्स थे उनको पैसा फंड कर रहे थे ताकि वो इन्वेंट कर सके, उनके टूल्स को खरीद रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट चाहिए, या एक फैक्ट्री, बड़े फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए क्रेडिट चाहिए। तो जब तक एक बेटर क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं होगा। जैसे कि इंडिया में कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कमी को कहीं ना कहीं एक कारण क्रेडिट फैसिलिटी भी बोलते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर भी वहाँ का काफ़ी क्या था, डेवलप था, जिसके कारण ईजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी थी। साथ में क्या था, शिपिंग इंडस्ट्री वहाँ की काफ़ी डेवलप थी। और इंग्लैंड हमेशा से क्या रहा है कि लीडर रहा है नेवल फोर्स में, मिलिट्री के सेंस में भी और ट्रेड में भी। यही कारण था कि जर्मनी के साथ जो वर्ल्ड वॉर वन में था, अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दोनों की सेम थी। अगर आर्मी यानी कि लैंड वाले फोर्स का स्ट्रेंथ देखेंगे वो भी लगभग सिमिलर था। जो डिफरेंस था वो ये था कि इंग्लैंड का नेवल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा आगे था जर्मनी के साथ। तो इंग्लैंड हमेशा से नेवल स्ट्रेंथ में या नेवल ट्रेडिंग में काफ़ी आगे रहा है। तो शिपिंग इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस थी, जिसके कारण कि इसका एक फ्लोरिशिंग ट्रेड था। इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी फ्लोरिशिंग ट्रेड था। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी, इसके कारण भी काफ़ी सुटेबल था कि उसके पास मार्केट भी है, उसके पास रॉ मटेरियल भी है, एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि आपको प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए। और इन सब को कॉम्प्लीमेंट करते हुए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो 1700 से 1800 के बीच में यूरोप में कई वॉर हुए। ठीक है, और उन सब वॉर से बचता हुआ इंग्लैंड निकल गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड उस वक्त जो था, जितने भी वॉर हुए, चाहे वो इंग्लैंड के साथ या किसी के साथ हो, वो दूसरों की ज़मीन पे हुए। तो इंग्लैंड ऐसा कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, एक कंटिन्यूअस रेजीम रहा है। फॉर एग्जांपल फ्रांस में रिवॉल्यूशन होते रहे हैं या तख्ता पलट होता रहा है, बट इंग्लैंड के साथ ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में क्या था, जो भी किंगडम है वो स्टेबल था। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ये काफ़ी रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोग्रेसिव वर्क के लिए। साथ में क्या था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ क्या था, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोगों ने न्यू लिबरल आइडियाज़ यानी कि लेजर फेयर जैसे आइडियाज़ को काफ़ी सपोर्ट किया। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑनरशिप, इन सब को इन लोगों ने काफ़ी वैल्यू दिया। उसके कारण क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ। ठीक है ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कारण हैं जिनके कारण कि
इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो वी हैव ऑलरेडी सीन इन दिस लेक्चर द टाइमलाइंस। इन द टाइमलाइंस वी कैन क्लियरली से कि UK was way ahead than other countries in terms of industrial revolution. Industrial revolution started in the textile industry first and started around the mid of 18th century. Next we can say is that the main reason why industrial revolution started in England is one of the important reason is the agriculture movement, which led to release of labor force which was readily available for the industrialization. Next thing is a series of inventions in the textile sector, जो कि एक तरह से इन्वेंशन का जो बेस बनाया जिससे कि फास्ट पेस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो सका। अब जो मशीन्स बनाई ये इतनी बड़ी हैं और इतनी कॉस्टली हैं कि लोग अपने घर पे नहीं रख सकते हैं, या उनको चलाने के लिए जो है आपको जो है स्पेशलाइज स्किल चाहिए। तो फिर क्या हुआ, अब वो जो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन का बेस बन गया। अब लोग घर से प्रोडक्शन छोड़ के फैक्ट्री में जा रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि ये सारी मशीन्स लगेंगे ही फैक्ट्री में। नेक्स्ट जो है वो हम जान रहे हैं कि केवल इनोवेशंस टेक्सटाइल सेक्टर में नहीं, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में भी डेवलप किया। फॉर एग्जांपल रोड्स में मैकएडम्स रोड्स आ गए, कैनाल्स का क्या हुआ, काफ़ी स्प्रेड हुआ, रेल की कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई। कई सारे नेचुरल रिसोर्स से इंडोर्ड था इंग्लैंड, विच ऑल्सो हेल्प्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। Along with it, economic prosperity and political stability helped development of industrial revolution in England। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कॉन्सिक्वेंस को देखेंगे। क्या क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस थे, क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस थे, क्या शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस था, क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस था, इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।